प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपूलिया में G7 सम्मेलन में भाग लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा चर्चा के मुख्य विषय। श्री मोदी ने फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सिक्किम में लगातार वर्षा से भूस्खलन के बाद फंसे हुए 1200 से अधिक पर्यटक सुरक्षित। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रारंभिक मैच में आज रात मेजबान जर्मनी का सामना स्कॉटलैंड से। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपूलिया में चल रहे G7 संपर्क सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सम्मेलन स्थल पर श्री मोदी का स्वागत किया। सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इस सम्मेलन में भारत को संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। सत्र के दौरान विचार विमर्श में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं उपस्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 5वीं बार शामिल हुए। भारत के अलावा G7 देशों के अध्यक्ष के रूप में इटली ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। समाचार कक्ष से अंकुर सिंह। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा चर्चा के मुख्य विषय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज कई देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने आज दोपहर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। वे मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भेंट की। उन्होंने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत और ब्रिटेन के बीच कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को सशक्त बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर वार्ता की। इस दौरान यूक्रेन की स्थिति और स्विट्जरलैंड द्वारा शांति के लिए आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि वे G7 और इटली से एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहती हैं कि वे उस कथन को कभी स्वीकार नहीं करेंगी जो पश्चिम को बाकी सभी देशों के खिलाफ चाहता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये सत्र उन चुनौतियों के लिए समर्पित है जो बहुत दबाव वाली हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय मामले शामिल हैं। हिंद महासागर तटवर्ती देशों का 2 दिवसीय क्रूज पर्यटन सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया समेत सदस्य देशों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में क्रूज पर्यटन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पक्षों के साथ चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारी की समीक्षा के लिए इस महीने की 16 तारीख को एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार वाणिज्यिक कोयला खंड नीलामी का 10वां दौर शुरू करेगी।
इस दौर में 62 खंड पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी अगले सप्ताह के दौरान वाणिज्यिक कोयला नीलामी का शुभारंभ करेंगे। कोयला मंत्रालय के अनुसार वाणिज्यिक कोयला खंड नीलामी वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। सीबीआई और बिहार सरकार से भी 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दावा किया कि कांग्रेस नीट मुद्दे पर गलत सूचना फैला रही है। मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी और वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्य किसी राजनीतिक आरोप से प्रभावित नहीं होंगे। नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है और अंकों तथा रैंक में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की है। प्रवर्तन निदेशालय के जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले को स्थगित कर दिया। आंध्र प्रदेश में शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सामान्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक उद्यम अपने पास रखे हैं। भाजपा नेता सत्य कुमार यादव को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हाल के आम चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में प्रदेश भर के प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। ये निर्णय आज मुंबई के विधान भवन में सलाहकार समिति की बैठक में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन में स्वास्थ्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री नड्डा ने निर्देश दिया कि लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में हुई भीषण वर्षा की आपदा पर विचार करने के लिए गांगटोक में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार आकलन करने का निर्देश दिया। इस बीच पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव CS राव ने पुष्टि की है कि सड़क अवरोधों के कारण उत्तरी सिक्किम के लांचुंग में फंसे 1200 भारतीय और 15 विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट के साथ गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा।
हमारा 2 तरह का वार्निंग जा रहे हैं। एक है रेनफॉल रिलेटेड वार्निंग, यानी कि वेरी हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और आसाम, मेघालय के लिए, जहां ऑरेंज से लेके रेड अलर्ट चलेगी अगले 4 से 5 दिन। और हीट वेव रिलेटेड अलर्ट है, कल से बिहार, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट हो जाएगी और उसके बाद से येलो अलर्ट। मगर उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट चलेगा 4 से 5 दिन तक। पंजाब, हरियाणा का बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट चलेगा अगला 4 से 5 दिन। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीय नागरिकों के शव भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लाए गए। नई दिल्ली पहुंचने से पहले विमान आज सुबह कोच्चि में उतरा। इस अग्निकांड में उत्तर प्रदेश के मृतकों के शव कल उनके घर पहुंचाए जाएंगे। इस अग्निकांड में उत्तर प्रदेश के 3 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक आतंकवादी संगठन से मिली धमकी के बाद श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरो कप आज से शुरू हो रहा है। मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला आज रात होगा। यूरो कप फुटबॉल में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। जम्मू कश्मीर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे खीर भवानी मेले के मौके पर हजारों कश्मीरी पंडित आज गांदरबल जिले में रागन्या देवी के खीर भवानी मंदिर में पहुंचे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया। 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू होने पर दुनिया भर से लगभग 20 लाख हज यात्री सऊदी अरब के तंबुओं के शहर मिना में एकत्र हुए। इस बार भारत से करीब 1,75,000 हज यात्री हिस्सा ले रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को इस साल 30 सितंबर तक सभी रद्द किए गए दाखिलों और स्थानांतरण की पूरी फीस वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई फीस वापसी नीति में इसकी घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपूलिया में G7 सम्मेलन में भाग लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा चर्चा के मुख्य विषय। श्री मोदी ने फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सिक्किम में लगातार वर्षा से भूस्खलन के बाद फंसे हुए 1200 से अधिक पर्यटक सुरक्षित। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रारंभिक मैच में आज रात मेजबान जर्मनी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।